नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो ये फाइलर नॉन फाइलर, नॉन फाइलर फाइलर, फाइलर नॉन फाइलर, इस लंबी बहस को किसी तरह सिमटाने की कोशिश करेंगे और उसकी बैक स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है। ये बार बार एक चीज़ को बैक एंड फोर्थ क्यों लेकर जा रहे हैं। कभी कहते हैं हम नॉन फाइलर को थोड़ी सी रिलीफ देते हैं, उसको घर ख़रीदने में तकलीफ़ नहीं देंगे, वो अब घर ख़रीद पाएगा। फिर उसके बाद उस रिलीफ को वापस ले लेते हैं क्योंकि कहते हैं कि जी अवामी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोग कह रहे थे कि देखें जी फाइलर के साथ बड़ी ज़्यादती है, नॉन फाइलर को घर लेने की इजाज़त दे दी है, घर लेने से जनाब लैंड माफिया को फ़ायदा होगा, यानी अगर बेवा घर लेगी तो लैंड माफिया को फ़ायदा होगा, हैं ज़ईफ़ शख्स अगर घर लेगा तो नॉन फाइलर को फ़ायदा होगा, कोई अगर अपने माइनर चाइल्ड के लिए घर ख़रीदना चाहेगा तो उससे माफिया को फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि जनाब माफिया को फ़ायदा होगा, तो माफिया कौन है। बुनियादी तौर पर अगर दो पर्सपेक्टिव्स देखें तो एक पर्सपेक्टिव स्ट्रांगली इस चीज़ को फेवर करता है कि फाइलर्स हमारे मुल्क के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, उनको रिलीफ दिया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब एक आर्गूमेंट ये है कि जी नॉन फाइलर्स के साथ इस तरह की सख्ती ना बरती जाए और वो भी अचानक, थोड़ा सा टाइम दिया जाए, फिर उसके बाद रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब अपने कदमों पे खड़ी हो जाए और लोगों में भी रियलाइजेशन और आगाही क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद स्टेडी पेस के अंदर लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना शुरू करें। खैर, इन दोनों आर्गूमेंट्स और इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और ब्लेटेंटली सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना कि अगर ख़रीदने वाला जो है, अगर नॉन फाइलर है तो इससे लैंड माफिया और बिल्डर माफिया को क्या फ़ायदा होगा। ऐसे बिल्डर माफिया का वर्ड यूज़ करते हैं, लैंड माफिया का वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरे ममालिक के लोग हमारे मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जब हम खुद ऐसे अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल चंद लोग ऐसे हैं, काली भेड़ें मौजूद हैं, उनको बिल्कुल पॉइंट आउट भी करना चाहिए, उनके साथ सख्ती भी करनी चाहिए, लेकिन सबको अगर एक ही सफ़ में खड़ा कर देंगे तो ये थोड़ा गलत है। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। आता चलूँ, सबसे पहले जनाब SM इमरान साहब जो कि चेयरमैन हैं आबाद के नदन रीजन के, उनको वेलकम करते हैं शो में, और जनाब नौमान ताबानी साहब मेंबर CEC आबाद, इनको भी वेलकम करते हैं शो में। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब SM इमरान साहब आपसे। बुनियादी मसला ये है कि ये एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है। हमने अपनी कौम को दो हिस्सों में बांट दिया है, फाइलर और नॉन फाइलर। दूसरी जानिब आपको पता होगा कि इस बहस को आगे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर की बहस उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन गवर्नमेंट ने यह कंसिडर किया था कि NIC विल बी ट्रीटेड एज NTN, और आपको पता है कि हर ट्रांजैक्शन NIC से बैक हो रहा है, तो हुकूमत को तो हर चीज़ का पता ही है, फिर हमें भगाना दौड़ाना, टैक्स कंसल्टेंट्स के चक्कर लगवाना ज़रूरी तो नहीं है। जब NIC मौजूद है तो हुकूमत के पास हर डेटा मौजूद है, फिर यह फाइलर नॉन फाइलर की बहस क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले तो शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने का और ये मौका देने का कि हम भी अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान कर सकें। आपने बहुत अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में आधी अपनी बात का तो आपने जवाब में पहले ही दे दिया है कि जब शनाख्ती कार्ड नंबर आ ही गया और ये एक हमने शर्त बना दी है तो फिर ये बहस किस चीज़ की। फाइलर नॉन फाइलर में हम बात कर लेते हैं। कानून आया है जी 50 लाख से 40 लाख से ऊपर वाले के लिए आपको फाइलर नॉन फाइलर की ये शर्त आ गई है बीच में। मुझे आप आज बताएं ना, आज कराची में बैठे हुए या लाहौर शहर में बैठे हुए आपको कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक आम बंदा जाके 40 लाख रुपए में ख़रीद सकता है? कौन सा बना हुआ घर एक आम आदमी को मिल सकता है 40 लाख में? दूसरी बात यह कि आपके पाकिस्तान के अंदर एक साइकिल है जिसके अंदर मैं स्टेटिस्टिकली बात करूँगा। हमारे यहाँ एक तबका है 40% हमारी आवाम का, और ये तबका मैं आपको स्टेटिस्टिक दे रहा हूँ हमारे पंजाब के प्लानिंग डिपार्टमेंट के अर्बन यूनिट से निकले हुए कि हमारे पास 40% ऐसा तबका है जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा 38% ऐसा तबका है जिसकी 15 और 30,000 रुपये की तनख्वाह है। अज्यूम कर ले उनके घर में 2 बंदा काम करता है तो 30,000 वाले क्या 50,000 रुपये की तनख्वाह आ जाएगी, 15,000 वाले क्या 25,000 रुपये की तनख्वाह आ जाएगी। तो 25,000 वाला तो वैसे ही फाइलर की कहानी से ही बाहर निकल जाता है। जो ऊपर के लोग रह गए हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनको ये टैक्स फाइलिंग की और ये कहानियाँ पता होंगी? जब हम ऐसी शराइत पैदा कर देंगे तो एक आम आदमी के लिए तो अपने घर बनाने का ख्वाब ही ख़त्म हो जाएगा।
रही बात फाइलर की और नॉन फाइलर की और इन कहानियों की, ये गवर्नमेंट का काम है कि ज़रूर, मैं इस पे बिल्कुल आपकी बात पे डिनाई नहीं कर रहा, फाइलर्स को बेनिफिट देना चाहिए, नॉन फाइलर्स को कोई ना कोई आप पेनल्टी डाल सकते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता फाइलर की कैटेगरी पे आएँ। लेकिन आउटराइटली ये कह देना कि बिल्कुल जी इनकी प्रॉपर्टी परचेज बंद, इनकी गाड़ी की खरीद इस कैपेसिटी से ऊपर की बंद, ये मेरे ख्याल में इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात है। हम थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालें। अगर आपने बेंचमार्क भी बनाने की बात करनी थी तो कोई हायर बेंचमार्क रखते। 40 लाख रुपए आज के एसएम इमरान साहब, इनका क्लेम ये है कि जनाब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और आपको खुद पता होगा कि हमारे मुल्क के अंदर एक सेक्शन है पॉपुलेशन का जिनको अभी तक यही नहीं पता फाइलर नॉन फाइलर होते क्या हैं, लेकिन बेवजह फाइलर नॉन फाइलर की बहस में पड़े हुए हैं। ये वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं जो बेवजह नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ तोड़ कर इस बहस को ख़राब कर रहे हैं, इस निज़ाम को धर्म भरम कर रहे हैं। ये उनके दबाव में आकर इन्होंने ये डिसीजन रिवर्स कर लिया, जबकि आपने जो बात की वो मुतवाजिन बात है कि स्लो इस काम को करना चाहिए। जी जनाब देखें, जैसे कि आपने कहा जल्दबाजी की बात कर रहे हैं और किसी की बात में आ रहे हैं, बट सवाल ये उठता है कि अगर एक ऐसे बात कर लेते हैं कि आपके रोड पे आप चलते हुए जा रहे हैं, एक बच्चा आता है जो रोड पे भीख मांग रहा है, उस बेचारे को नहीं पता कि भीख मांगना गलत काम है कि सही काम है, उसको नहीं पता मेरे बेसिक राइट्स क्या हैं। वो गरीब अनाथ बच्चा है जो रोड पे यतीम बच्चा चल रहा है, उसको नहीं पता मैंने क्या करना और कैसे करना। तो उस बच्चे को क्या आप सिर्फ फटकार देंगे, या अच्छी गवर्नमेंट के या अच्छे लोगों का स्टाइल होगा कि उसको प्यार से बिठाएं, बच्चे के मसाइल पूछें और उसका हल उसको बताएं और गाड़ी आगे चलाएं। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान की मेजॉरिटी आवाम है, बजाय उनके ऊपर हम इम्पोज करने जाएं, हमने क्या उनको एजुकेट करने की कोशिश की है? बड़ी अहम बात है, यहाँ पर मैं नोमान ताबानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। बड़ी अहम बात आपने की है कि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। नोमान ताबानी साहब, अब विच साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट डू यू फेवर और वे इन टूवर्ड्स? क्योंकि एम ये है कि आप लोगों ने खुद ही कहा कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टैक्स देना चाहती है, आओ हमें टैक्स नेट में लाओ। पहले उन्होंने आपको लाने की कोशिश की, आपको रिलीफ दी, रिलीफ देने के बजाय आपके कस्टमर्स पे ऐसी हिट लगा दी कि कल कला आपकी इंडस्ट्री के लिए ये डेट्रीमेंटल हो सकता है डिसीजन। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ी वजाहत करें कि क्या ये बेनिफिशियल फैसला है रिवर्सल, या ये अगेंस्ट जाएगा इंडस्ट्री के? सर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो ब्लैक वाइट और 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन द मिडल है। अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने फाइलर बनने, एक तो उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर की कद्दन लगाई है, फिर फाइलर बनने के लिए आपको जो है ना वो 1.5 से 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप अभी 30 नवंबर की डेडलाइन समझे छोड़ देते हैं और लेट से कि आप जनवरी के अंदर फाइलर बनना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट बी अ फाइलर टिल नेक्स्ट जनवरी, जब वो नई लिस्ट बनेगी, जब नई डेडलाइन, आप नई डेडलाइन पे अपना टैक्स रिटर्न भरेंगे और फिर वो 2 महीने बाद फाइलर लिस्ट निकालेंगे। अब ये जो हर हफ्ते फाइलर लिस्ट अपडेट होती थी, ये अपडेट होना बंद हो गई है। तो सबसे बड़ा जो इशू ये है वो ये मसला है। अब लेट से कि एक आदमी एक कंपनी बनाता है या सोल प्रोप्राइटर बनता है, वो अपना जो है ना या वो पार्टनरशिप फर्म बनाता है, NTN सर्टिफिकेट लेता है, वो क्योंकि एक ज़ीरो रिटर्न पीछे का फाइल कर देता था तो वो ऑटोमेटिकली फाइलर बन जाता था और एक एज ए फाइलर काम कर सकता था, अपने बिजनेस चला सकता था। अब वो एक कंपनी बनेगी, वो 1.5 साल तक कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज़ कॉस्ट प्रोहिबिटिव टू पे 0.4% ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसकी विदहोल्डिंग हर जगह वैसे ही कट रही होगी। तो 1.5 साल तक वो बंदा बिजनेस में ही नहीं आ सकता। तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू एवेन्यूज़ जहाँ पे उन्होंने जो है ना वो दे हैव डन मोर बैड देन गुड। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो फाइलर बनना चाहता था, क्योंकि फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, अगर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको फाइलर बनना ज़रूरी था, क्योंकि उसका टैक्स के अंदर उसको काफ़ी सब्सटेंशियल सेविंग्स ऑफर कर रही थी गवर्नमेंट। लेकिन अब फाइलर बनने का जो तरीका है उसको भी उन्होंने जो है ना वो मलाइन कर दिया है, और अब 1.5 साल, सवा साल आपको वेट करना पड़ेगा बिफोर यू बिकम अ फाइलर। तो जो ये फाइलर बनने के लिए इन्होंने देर की है या जो इन्होंने जनरल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ये ज़्यादा डेट्रीमेंटल है टू द इंडस्ट्री देन द फाइलर नॉन फाइलर डिबेट। देखिए, यहाँ पर आर्गूमेंट को थोड़ा सा मैं टर्न इस तरफ भी करता हूँ कि इन्होंने कहा कि हम टैक्सेशन सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे नई आने वाली हुकूमत। तो वो रिफॉर्म जो है वो मुझे कहीं स्ट्रक्चरल या पॉलिसी रिफॉर्म मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। मुमकिन है 100 दिन के बाद हमें दिखाई दे, उसके मुतालिक हम बात करेंगे। यहाँ पर लेनी है मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तामीराती शोबे को बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। मैं काफ़ी अरसे से इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल जो तामीराती शोबे के ख़ुद लोग हैं वो भी शायद इनिशियली इस फैसले को समझ नहीं पाए थे। उनको चाहिए था पहले से ही इसको किसी तरह काउंटर करते। बेसिकली गवर्नमेंट ने उनके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के ऊपर बात की है, जिसके माने ये हैं कि आगे जाके उनका बिजनेस मॉडल और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। ऐसे में इमरान साहब, बुनियादी बात यह है कि इस डिसीजन से होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि क्लाइंट्स और कस्टमर्स की फहरिस्त में आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको फेवर करना चाहिए, वो तो स्पेकुलेशन के ज़रिए चीज़ों को महंगा करते हैं, लेकिन बहुत सारे जेन्युइन लोग ऐसे होंगे कि जो अब घर, मकान या प्लॉट ख़रीद नहीं पाएंगे। और इफ़ यू वांट टू फोर्स पीपल, बिलखुसूस हाउसवाइफ्स जो कभी किचन से भी बाहर नहीं निकली, कि वो जाकर फाइलर बने, तो ये मेरे ख्याल थोड़ा सा नाजायज़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस चीज़ को पहले पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए था। हाउसवाइफ्स के लिए कोई कंसिडरेशन क्रिएट करते, आइन के अंदर भी उनके लिए जो है वो प्रोटेक्शन मौजूद है। सो व्हाई डिड नॉट दे मेक अ प्लान अबाउट इट? देखें, पहले मैं आपकी इस बात के आगे एक बात बोलूँगा। नई गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट का 100 दिन का एजेंडा भी है और हम सब उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट के बाजुए मजबूत बनना चाहते हैं। खान साहब का 5 मिलियन घर बनाने का बड़ा अग्रेसिव प्लान है और वो अच्छा ख्वाब देख रहे हैं कि आम आदमी तक भी उसकी रसाई हो जाए। बट सबसे बड़ा इस मुल्क में जो स्टेक होल्डर है वो आबाद है। मेरा सवाल ये उठता है कि इस हवाले से फैसला करने के हवाले से ये बिल्डर्स और डेवलपर्स में आबाद से कितनी कंसल्टेशन की गई? पॉलिसी आपके पास आके अनाउंस की थी और क्या करते? पूरी हाउसिंग पॉलिसी आप लोगों के दफ्तर में आकर पहले अनाउंस की थी नहीं? एग्जैक्टली, बट अनाउंस करने के बाद जब अब ये फैसले किए जा रहे हैं फाइलर नॉन फाइलर के टैक्स डिसीजन, ये बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है। एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करें। देखें, गवर्नमेंट के 2 काम है मेरी नज़र में, फैसिलिटेट करना और रेगुलेट करना। पहले आप फैसिलिटेट करें और फिर आप रेगुलेट करें जो चीज़ गलत हो रही है। आपने जैसे पहले बात की, मैं आपके साथ हूँ, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, लेकिन सब काली भेड़ें नहीं होती। मेजॉरिटी लोग अच्छे लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं। अगर उनसे गलती हो रही है, आप बताएं, वो गलती को सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। रास्ता बंद ना करें किसी के लिए भी। यहाँ पे अभी आपने मिसाल दी बेवाओं की और उन गरीब तबकों की जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो कहाँ से जाके फाइनेंस की या FBR की बातें समझेंगी और अपने घर की बात करेंगे। एक कोई बेवा निकल रहा है जिसका मैं कहता हूँ शौहर कहीं शहीद हो गया होगा शायद, वो बेचारी आपके FBR के ऑफिस के चक्कर लगाएगी अपने आप को फाइलर बनाने के लिए। देयर आर सर्टन कैटेगरीज, सर्टन चीज़ें जिनको हमें नज़र में रखना चाहिए, सोच के उसका फैसला बनाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि फाइलर लोग बने। हम ये चाह रहे हैं कि लोग फाइलर बने। सर, कानूनी तौर पर तो माइनर भी एक प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है। सर, कानूनी तौर पर तो माइनर भी एक प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है, यानी एक बच्चा भी प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है अगर पेरेंट्स उसको बनाना चाहें। कानूनी तौर पर अगर अलाउ है तो फिर अलाउ है आपको उसका। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और बात इसी पे आ जाती है कि अगर आप कानूनी तौर पे माइनर को ये राइट दे रहे हैं तो फिर आप कॉन्ट्राडिक्टरी रूल क्यों बना रहे हैं? ये लॉस कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले इन कॉन्ट्राडिक्शंस को भी ख़त्म करना ज़रूरी है और फिर उसको आगे लेके चलेंगे तो स्मूथ ट्रांजिशन भी होगा, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी आएगी, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और इवेंचुअली मुल्क को फ़ायदा भी होगा। अच्छा, यहाँ पर नोमान ताबानी साहब, एक मैं चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। तनकीद भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वहाँ तनकीद जहाँ बनती है। बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सही से रिएक्ट नहीं किया, आप लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, आप लोग समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ हुआ क्या है। आप इसी पे खुश हो गए कि जी हमसे जो कागज़ मांगे थे हमें रिलीफ दे दी, हमसे टैक्स के कागज़ मांगे थे हमें छोड़ दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि इससे इम्पैक्ट ये होगा कि आपके कस्टमर्स और क्लाइंट की बेस जो है वो पूरे तरीके से एरोड हो जाएगी और फिर आप जो कंस्ट्रक्शन करके यूनिट बनाते हैं वो खरीदने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। इसके बारे में आपने रिएक्ट नहीं किया। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट। सर, हम बड़े प्रोएक्टिव थे इस मामले में और हमने जो फाइनेंशियल करता धरता थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उनके साथ हमारी 12 मीटिंग्स होती रहीं। हम अपना व्यू पॉइंट उनको समझाते रहे और उन्होंने हमारे व्यू पॉइंट को एक्नॉलेज भी किया। जो ये 236W का जो कानून आया था, ये उसी वैल्यूएशन के अंदर ही हम लेकर आए थे, एक FBR वैल्यूज़ लेकर आए थे। लेकिन अब जो ये जो फाइलर और नॉन फाइलर है, इसके अंदर जो है वो जब ये रिवर्सल ऑफ डिसीजन हुआ है,
इसमें हमको कंसल्ट नहीं किया गया था। वी एक्नॉलेज दैट, और ये वाज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस में मिनिस्टर साहब ने, इवन दो एक दिन पहले वो इसको बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे थे इस रिवर्सल को, लेकिन वो अगले दिन जाके उन्होंने वापस यू टर्न ले लिया और वो उन्होंने रिवर्स कर दिया ये पॉलिसी। तो हमारे लिए भी वो शौक था, क्योंकि एक दिन पहले तक तो वो टीवी पे आके उन्होंने ये अपनी जनाब वो फाइलर नॉन फाइलर को अलाउ करने की पॉलिसी को डिफेंड किया था, बारह तरीके से डिफेंड किया था। ये रात को 10 बजे की बात है, 10:30 बजे उन्होंने उनका प्रोग्राम लाइव सुन रहा था कि उन्होंने डिफेंड किया था, और अगले दिन सुबह 10 बजे उन्होंने इसका यू टर्न अनाउंस कर दिया। तो हमारे लिए खुद ये बड़ा एक शौक था कि व्हाट हैपेंड इन वन नाइट, कि जना सुबह आपने जना उसको अनाउंस किया और फ़ौरन आपने अप्रूव भी करा लिया विदाउट एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैविंग एनी से इन इट। तो इट वाज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स होप कि वो शॉक जो है एब्जॉर्ब हो जाए अब इंडस्ट्री की तरफ से। आई लाइक टू मूव ऑन। चंद चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। हमारी मईशत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, मेरे ख्याल से उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि शॉक अब्जॉर्बर्स लगाने पड़ेंगे। ऐसे में इमरान साहब मुस्तकबिल में दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाएगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर कमोडिटीज़ की कीमतें भी बढ़ रही हैं, हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी तामीराती शोबा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में भी तामीराती शोबा बहुत ज़्यादा जो है वो मैं कह सकता हूँ कि दबाव का शिकार आगे जाके हो जाएगा। इनपुट कॉस्ट आर गोइंग टू गो अप इन प्राइस। तो यहाँ पर इस चैलेंज को मीट करने के लिए आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए? क्या आरडी के अंदर कुछ रिडक्शन करनी चाहिए? क्या सीमेंट को कंपेटिटिव बनाने के लिए कुछ प्राइसिंग पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए? क्या क्या इकदाम लेने चाहिए? देखिए, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना हमारी हाउसिंग इंडस्ट्री में जो एक लैकिंग है बहुत बड़ी, और शायद इसका ताल्लुक डायरेक्टली खान साहब की 5 मिलियन घर बनाने की पॉलिसी से भी रिलेटेड है। हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर मॉर्गेज के लॉज ही नहीं है। हाउसिंग इंडस्ट्री और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये सर्वाइव करती है जब आपके अच्छे रूल्स बने हुए होते हैं फाइनेंशियली। वो पॉलिसी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सच्ची बात है, हमारी इस हफ्ते भी खान साहब से मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग द पीएम की जो टास्क फोर्स है 5 मिलियन हाउसिंग की, उसकी डिस्कशन में, और वहाँ पे भी ये बात की गई थी कि उसको बनाना है, और उन्होंने ये वादा किया कि हम उसको जल्दी इंशाल्लाह शेप अप करके आगे लाएंगे, जिसको बहुत लंबे टाइम से किया नहीं किया। बट जब वो पॉलिसी आपकी क्रिएट हो जाएगी तो पहली बात तो ये कि आम बंदे की घरों की रसाई हो जाएगी। जब वो होगी तो एक नेचुरल डिमांड क्रिएट होगी, जो इस वक्त हम बात करते हैं पाकिस्तान में 1 करोड़ घर की डायरेक्ट शॉर्टेज है। किसी भी दुनिया के मुल्क को आप पकड़ लें, चाहे आप इस वक्त हमसे दुबई की बात कर लें, आप इस वक्त टर्की चले जाएं, आप किसी भी बड़े मुल्क को पकड़ लें, उनके मुल्क की इनिशियल तरक्की के अंदर बहुत बड़ा हाथ इस बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। इस इंडस्ट्री की सर्वाइवल, जिस पे लोग अच्छी तरह से रह सकें, अच्छी जगहों पे रह सकें, रीलोकेट कर सकें, वो इस मॉर्गेज की पॉलिसी पे डिपेंडेंट है। दूसरा, हमारे मुल्क पे फोरक्लोजर लॉज ही सही नहीं बने हुए। एक बंदा किसी जगह में मॉर्गेज बैंक दे देगा, वो किस्त नहीं दे सका तो वो वहाँ से हटेगा नहीं, कोई स्टे ऑर्डर ले लेगा, ये मसाइल भी सामने आते हैं। फोरक्लोजर लॉज बनाने बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा ये कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग ट्रिब्यूनल या बैंकिंग कोर्ट्स बना सकते हैं तो प्रॉपर्टी कोर्ट्स क्यों नहीं बना सकते? ज़रूरी है कि लोग आपस में मसाइल में लड़ते रहें। अगर ये मसाइल हम आसान कर दें तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्री इतनी तगड़ी और इतनी ताकतवर इंडस्ट्री है कि ये पूरे मुल्क की मईशत को इंशाल्लाह उसके पैरों पे वापस ऐसे में इमरान साहब आपने बहुत अहम चीज़ की निशानदेही की है। मैं बहुत दफ़ा लोगों से बात करता हूँ कि ये जो इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की, इनको एक कागज़ तक रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोग ना बहस करते हैं ना ज़्यादा लोग बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके मुतालिक ज़रूर बात करेंगे किस तरह से निज़ाम को सहल बनाया जा सकता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले तामीराती शोबे के अंदर जो आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, सहल किया जा सकता है निज़ाम को, वो क्यों नहीं हो रहा? नौमान ताबानी साहब, अब मेन चैलेंज और इशू ये है, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया कि जनाब पाकिस्तान की मईशत भी दबाव का शिकार रहेगी, बैनुल अक़वामी मईशत भी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है,
ये तो एक नेचुरल सा सिस्टम है, बिजनेस साइकिल इस वक्त जो है थोड़ी मुश्किल में है। अब साथ साथ हम अपना काम तो ठीक करते रहें। जनाब SM इमरान साहब ने बताया कि हमारे यहाँ ये दस्तावेज़ी मामलात और दीगर मामलात जो हैं इनको बड़ा मुश्किल बना दिया गया, कानून साजी के मामलात को देखा नहीं गया, कानून आज भी सही से मौजूद नहीं है। मैं भी हमेशा बिल्डर्स और इसके अलावा तामीराती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से कहता हूँ कि निज़ाम को सहल करने के लिए कोई तरीक़ाकार अपनाएं। ये इतनी मोटी मोटी फ़ाइलें लेकर ना घूमें। आप लोगों के कंसल्टेंट कभी आपको इतने नक्शे देते हैं बड़े बड़े बनाकर, फिर वो आप जमा करवाते हैं। ये दुनिया कंप्यूटराइज हो चुकी है, सब चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। आप क्यों इन मैनुअल सिस्टम्स में फंसे पड़े हैं? और यही निज़ाम फिर आगे जाके हमें कानून में भी दिखाई देता है, और फिर ज़ाहिरी बात है हमें ये भी दिखाई देता है कि सरकारी इदारे इनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं सिचुएशंस को। जी नुमान साहब। जी नुमान साहब। जी ये मामलात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनाब वो दुनिया भर के अंदर जितने भी नक्शे होते हैं वो कैट फॉर्म में जमा कर दिए जाते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को। और ज़्यादातर जिस मुल्क में भी आप जाएंगे वहाँ पे एक डीड होती है, वो डीड भी कंप्यूटराइज्ड होती है जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। वहाँ पे एक सेंट्रल लैंड रजिस्ट्री होती है हर मुल्क में, जो ये सारा डाटा अपने पास कंपाइल करके रखा होता है और उनका ही एक डॉक्यूमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और लैंड ओनिंग एजेंसीज इतनी ज़्यादा है कि ये एक मरकब अब तक बन नहीं सका है। जब तक अभी मैं कुछ दिन पहले स्टेट बैंक की भी यही एक मीटिंग में था, जिसमें जनाब वो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट पंजाब में तो आ गया है, जहाँ पे सारे के सारे रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज हो गए और अभी पूरे पाकिस्तान में ये आना है। और स्टेट बैंक इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ताकि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग और होम फाइनेंसिंग के लिए वो रकूम जारी हो सके जो ज़रूरत है। तो ये प्लान जब तक कंप्लीट नहीं होगा उस वक़्त तक पाकिस्तान के अंदर ये जो दस्तावेज़ी जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं आगे जाके, कि जिसमें जना मल्टीपल ओनर्स निकल आते हैं, मल्टीपल दावेदार निकल आते हैं, इनको काउंटरैक्ट करने के लिए एक यूनिफॉर्म लैंड रजिस्ट्री बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसी के दिए हुए टाइटल डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन वेरीफाइबल हो वो होना बहुत ज़रूरी है। इससे जना वो जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है वो भी परवान चढ़ेगी, हमारा जो शरह सूद है वो भी कम होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारी लेंडिंग में कम लगेगी और इसकी वजह से हमारे जना वो मईशत में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। SM इमरान साहब, बुनियादी मसला जो है उसको जैसे आपने एड्रेस किया कि इससे भी कबल के जनाब बाकी चीज़ें देखी जाएं कि हमारे यहाँ RD को विज़िट किया जाए कि जनाब रेगुलेटरी ड्यूटी को किस तरह से रेशनलाइज किया जा सकता है ताकि कंपेरेटिव और रॉ मटेरियल के उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी आपने कहा लॉ मेकिंग को। अनफॉर्चुनेटली लॉ मेकिंग के अंदर तो बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लेट्स होप कि ये गवर्नमेंट कुछ करती है। इन्होंने कहा 100 दिन तक हमें कुछ नहीं बोलना, 100 दिन के बाद हमें बोलना है, लेकिन तब तक के कुछ मेजर इश्यूज हैं, मेजर चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। और आपको पता होगा पाकिस्तान की अपनी मईशत भी बड़ा दबाव का जो है शिकार हुई हुई है। इसको किस तरह से आप कन्फ्रंट करें? कह रहे हैं गर्दिशी कर्जे भी बहुत बढ़ चुके हैं, डॉलर की कदर को आप खुद देख रहे हैं। तो even belonging to the construction industry, I think this is a very alarming situation. आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? सर सिचुएशन ज़रूर अलार्मिंग है और नेचुरली शायद ये मैं ये बात बोलूँ तो गलत नहीं होगी कि ये चीज़ें पाइल अप होते बनते आज एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा था। और शायद इस गवर्नमेंट को भी विरसे में बहुत से चैलेंजेस मिले हैं, जो चैलेंजेस शायद स्टैंडर्ड गवर्नमेंट्स को नहीं मिलने चाहिए थे अगर स्मूथ रनिंग बहुत चीज़ों की हो रही होती। लेकिन आज जो मिल गया वो मिल गया, हमने आगे की बात करनी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि ये पूरे मुल्क को उसके पाँव पे खड़ा कर सकती है वापस अगर चाहे तो। इसको फैसिलिटेट करें, इसको सही तरीके से प्रमोट करें और पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल बनाएं तो आगे चलेगी। दूसरी बात जो आपने की कि आजकल में इमीडिएटली ऐसा क्या किया जा सकता है कि बहुत सी चीज़ों में आसानियाँ मिलें। एक लॉ क्रिएट हुआ था आज से कुछ साल पहले और आबाद वालों ने बैठ के ही साथ ये लॉ बनाया था, जिसमें एक फिक्स टैक्स क्रिएट किया गया था इनकम टैक्स के बगैर और कन्फ्यूजन के बगैर। वो लॉ ख़त्म कर दिया गया 2 साल पहले, इसाकदार साहब ने उसको ख़त्म करवा दिया। वो जब लॉ बना था तो उससे इतनी आसानी पैदा हो गई थी, एक फ़िक्स टैक्स हर बिल्डर डेवलपर ने मान लिया था जो हम आगे जाके दे रहे थे। वो देख के बिज़नेस का साइकिल चल पड़ता था
और FBR की आपके साथ इंटरफेरेंस और बिला वजह की कागजी कार्रवाइयाँ, जैसे कभी आपने जिक्र किया, ख़त्म हो जाती थी। उसको लेके अगर वापस आ जाएं तो अभी जो सोसाइटियाँ चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, आप उनसे टैक्स लेके या कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग हो रही हैं, उसको आप स्मूथ कर सकते हैं और गाड़ी आगे चला सकते हैं। उससे आपके खजाने में भी बहुत इजाफा आ सकता है मुल्की, जो आप आज उम्मीद ला के बैठे हैं कि जब हमारी डेवलपमेंट्स ख़त्म होंगी या बिजनेस की सेल प्रोसीड्स आएंगी तब फाइल की जाएगी, तो आपके एडवांस टैक्सेशन की मद में आपका काम पक्का हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी इमीडिएटली सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर नोमान ताबानी साहब काफ़ी मरतबा आते हैं तो इनसे जिक्र भी होता है, CPEC के मुतालिक भी ये कहते हैं कि ज़रूर बात किया करें। नोमान ताबानी साहब, एक मुख्तसर सी चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताते हैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी चाइना की इन्वेस्टमेंट अभी तक आई है जो सब्सटेंशियल हो। 4 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, 3 साल हो चुके हैं इसको पाइपलाइन में आते हुए, लेकिन मुझे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं पर भी चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरी इस्लाह कर दें। वो काफ़ी फ्रेश इम्पटस ला सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में। सर मैं ज़रा 2 मिनट आपसे लूँगा फ़िक्स टैक्स रिजीम के बारे में। फ़िक्स टैक्स रिजीम जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था प्रीवियस गवर्नमेंट का, और वो बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक लगार थी, वो जो है ना वो फेल हुआ। मैं भी ये बहुत ज़्यादा इसके हक़ में हूँ कि एक फ़िक्स टैक्स रिजीम अगर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को दे दी जाए तो उससे जो है ना वो इंडस्ट्री का मोरल भी बढ़ेगा, टैक्स प्लेइंग कल्चर भी बढ़ेगा, और एक एडवांस टैक्सेशन आपको मिल जाएगा बनस्बत कि आप वेट करें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टू कलेक्ट द टैक्सेस। आपने बड़े ऐसा तरीके से मेरे सवाल को अवॉइड किया जिससे मुझे पता लग गया कि वहाँ से कितने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त तक हमारे तामीराती शोबे में आई है। लेकिन बड़ी आम बात आपने की फिक्स्ड टैक्स रजीम के मुतालिक। मैं यहाँ चाहूँगा थोड़ा सा इस चीज़ को भी क्लियर कर लूँ कि ये प्रोग्राम के अंदर हम हमारा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव तो चले सुन लेते हैं, अवामी पर्सपेक्टिव तो भी आप मतलब हुकूमत को चाहिए कि उसको भी तो ज़रा सोचिए, उसके बारे में जाने। बात यह है कि हमारे यहाँ हम लैंड टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, वगैरह वगैरह तरह तरह के टैक्सेस आवाम को बेयर करने पड़ रहे हैं। मेन एम ये है कि हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है। वाटर चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, दीगर जगहों के ऊपर मुख्तलिफ नामों से वाटर की फ़ीस ली जाती है, कहीं पर चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन पानी मुयस्सर नहीं है। पूरे पाकिस्तान का ये बहुत मेजर इशू है, इसको भी तो हाईलाइट करें। इसके लिए क्या हमें ही बात करनी पड़ेगी? ये बात तो आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी जाकर अपने कस्टमर्स, अपने कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए बात करनी पड़ेगी। नोमान साहब जी सर, ऑफ कोर्स ये सारी राइट्स की बात हमको करनी पड़ेगी। जहाँ तक CPEC के इंसिस्ट करना पड़ेगा आपको। जहाँ तक CPEC के फ्रेमवर्क में उसका ताल्लुक है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का, तो आई एम नॉट प्रिवी टू एनी मेजर डेवलपमेंट बाय द चाइनीज़ इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। लेकिन 1-2 चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे बिल्डर्स से कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन, लेकिन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर या बिल्डर सेक्टर हमें आज तक कोई नज़र नहीं आई है। ना हमारा कोई मेंबर, चाइनीज़ कंपनी हमारी कोई मेंबर बनी है अभी। चले, लेट्स बी होपफुल दैट इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह वो आए, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो वो होनी चाहिए। ऐसे इमरान साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। एम ये है कि जब तक आप अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स और अपने क्लाइंट्स के मुतालिक और उनके हुकूक के मुतालिक बात नहीं करेंगे तो तब तक चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। आपने कानून साजी होम बिल्डर की तरफ से कर दी, होम ओनर के लिए भी आप लोगों को कानून साजी डिमांड करनी पड़ेगी। ऐसा शख्स जो कि घर ख़रीदता है अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके, उसके लिए भी कुछ ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जो उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। जी SM सर, मैंने जो पहली बात की थी, मैंने बात ये की थी मॉर्गेज पॉलिसी पे। मॉर्गेज पॉलिसी तो है ही आम कस्टमर के लिए, क्योंकि जब 15 से 20 साल की इंस्टॉलमेंट में वो आराम से अपने पैसे देगा तो उसकी जेब पे जोर नहीं लगता। जितने पैसे वो रेंटल के दे रहा होता है अपने घर के लिए रहने के लिए, इसके पास घर ना हो और वो अपनी जेब से वो किस्तें दे के घर का मालिक बन रहा हो, इससे बड़ी चीज़ क्या कस्टमर के लिए हो सकती है। और जनाब, हम तो हैं बिजनेसमैन, हमारे तो एक ही बात सिखाई जाती है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट एंड कस्टमर इज़ किंग। हम तो सोचते ही कस्टमर को सबसे पहले, अगर कस्टमर हमारा नाराज़ तो हम तो वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं। तो आसान अल्फाज में ये पॉलिसियाँ, ये सारी चीज़ें, हमारी प्लानिंग सिर्फ कस्टमर फोकस्ड है। चलें, दैट्स अ गुड ट्रेंड, अच्छी चीज़ है अगर इस तरह से चीज़ें मुरतब हो रही हों। हुकूमत से भी हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि अवामी पर्सपेक्टिव से इश्यूज़ को देखें, चैलेंजेस को देखें, इंडस्ट्री को भी उसका बेनिफिट हो, लेकिन आम आदमी जो इस वक्त देख रहा है प्रोग्राम, उसके मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर योर ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।